हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल में। और अब तक हमने कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया एक क्लास के अंदर पढ़ा था। उसके बाद हमने एक बार ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में कुछ चर्चा की थी, जिसमें ऑक्सीकारक और अपचायक के बारे में बात की थी ऑक्सीजन के बेस के आधार पर। उसके अलावा तीसरे चैप्टर में हमने बात की थी, इसके अंदर तीसरे जो अपने क्लास हुई थी उसमें, कि हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन और रेडॉक्स रिएक्शन, ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हमने कर ली थी। कुछ रिएक्शन और बची हैं बच्चों, उनको और देख लेते हैं। अपनी अगली रिएक्शन है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन और विस्थापन में डिफरेंस ये है कि विस्थापन जब होता है तो किसी सक्रिय धातु द्वारा कम सक्रिय धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर दिया जाता है। द्विविस्थापन जो अभिक्रिया, उसको एक एग्जाम्पल की सहायता से अपन समझते हैं। हमारे पास सोडियम सल्फेट हो, सोडियम सल्फेट Na2SO4। सूत्र बनाने का तरीका, सोडियम पर एक धनावेश, सल्फेट पर -2, इसलिए सोडियम 2 होंगे। सोडियम सल्फेट की अगर हम रिएक्शन करवाएं, सोडियम सल्फेट की रिएक्शन करें बेरियम क्लोराइड के साथ, बेरियम क्लोराइड के साथ, जब हम बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट लेते हैं तो देखिए किस तरह से होगी विस्थापन अभिक्रिया। जैसा कि दोस्तों आप सब इसमें देखते हैं, ये जो अपने आयनिक यौगिक हैं, इनमें सोडियम के ऊपर धनावेश है, सल्फेट के ऊपर ऋणावेश है, फिर इधर बेरियम पर +2 चार्ज है और Cl पर -2 चार्ज है। इस तरह से इनकी स्ट्रक्चर है। अगर हम क्या करते हैं, यहाँ द्विविस्थापन अभिक्रिया में दोनों अभिकारकों के मध्य, बिटवीन टू रिएक्टेंट, दोनों अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज, आयनों का आदान प्रदान होगा। आयनों का आदान प्रदान जब होगा, अब आप किसी भी एक आयन को एक्सचेंज करवा दीजिए। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने सोडियम को धनायन ले लिया तो इधर से भी धनायन ले लो, सोडियम धनायन को इधर चिपका दो क्लोरीन के साथ और बेरियम को ले आओ सल्फेट के साथ। बस आपके पास जो भी बनेगा, बेरियम सल्फेट के साथ चला जाएगा तो बन जाएगा BaSO4 प्लस क्लोरीन के साथ चला जाएगा सोडियम तो बन जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। दिस इज द द्विविस्थापन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द्विविस्थापन अभिक्रिया है अपनी ये। द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान हो जाता है दोनों तरफ से। आपको समझ में आ गया होगा, किसी एक धनायन या ऋणायन को पकड़ लो, दोनों आयनों में से धनायन का एक्सचेंज करवाओ या ऋणायन का एक्सचेंज करवा दो, नया यौगिक मिल जाएगा आपको। ये कहलाती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। समीकरण को संतुलित करने के लिए सोडियम यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो अपन यहाँ 2 लगा देंगे। क्लोरीन को 2 है, उधर 2 हो गया। बेरियम यहाँ 1 है, वहाँ भी 1 है। सल्फेट हो गया। इस तरह से ये हो गया द्विविस्थापन अभिक्रिया का रिएक्शन। एक रिएक्शन और चलती है दोस्तों यहाँ पर, अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या होता है दोस्तों, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, एक तरह से द्विविस्थापन अभिक्रिया की तरह ही होती है, लेकिन उस अभिक्रिया में ये जरूरी है कि उसमें अवक्षेप बनेगा। किसी एक यौगिक का अवक्षेप होगा, जो यौगिक होंगे, जो विलयन बनेगा, उस विलयन में वो अवक्षेप जो है वो पेंदे में नीचे बैठ जाएगा, पात्र के अंदर जमा हो जाएगा। तो इसके लिए जैसे अपन एक एग्जाम्पल देखते हैं, अपना नमक है NaCl, इसका जलीय विलयन, नमक का जलीय विलयन लेंगे और इसके साथ में आप लेंगे, नमक के जलीय विलयन के साथ लेंगे सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट का जलीय विलयन। इन दोनों के अंदर जब रिएक्शन करवाते हैं तो सेम वही रिएक्शन द्विविस्थापन में ही अवक्षेपण अभिक्रिया को पढ़ते हैं। हम इसी को कह देते हैं, कई बार तो द्विविस्थापन को ही अवक्षेपण कहते हैं। सोडियम प्लस और Ag प्लस में एक्सचेंज करवा दो। इस पर +1 है, इस पर +1 है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा NaNO3 और साथ में बन जाएगा AgCl। रसायन विज्ञान के अंदर ये जो AgCl है, इसको जब अपन किसी विलयन में डालते हैं
तो ये सॉलिड के रूप में अलग हो जाता है और अवक्षेप के रूप में जम जाता है। सफ़ेद रंग का अवक्षेप, श्वेत अवक्षेप आता है। कैसा अवक्षेप आता है? श्वेत अवक्षेप आता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया, जिसमें देखो है तो द्विविस्थापन अभिक्रिया ही, यहाँ भी बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनेगा दोस्तों। यहाँ बेरियम सल्फेट जो है वो अवक्षेप के रूप में बनेगा। यहाँ पर ये दोनों ही रिएक्शन एक तरह द्विविस्थापन रिएक्शन या अवक्षेपण अभिक्रिया में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक ही बात है। तो इस तरह से आप ये पढ़ें, ये दो रिएक्शन थी, द्विविस्थापन और अवक्षेपण अभिक्रिया। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें और रिएक्शन के टाइप के आधार पर, एक मंद रिएक्शन होती है जो बहुत स्लो होती है, जैसे जंग का लगना बड़ी ही स्लो रिएक्शन है। एक फास्ट रिएक्शन यानी तीव्र अभिक्रिया होती है जो बहुत फास्ट होती है, जैसे अल्कोहल का, हम अल्कोहल से एथेनॉल बनाते हैं, बहुत तेज़ रिएक्शन होती है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। ये इतनी इम्पोर्टेंट मुझे लगती नहीं है कि आपके कोर्स में इतनी इम्पोर्टेंट होंगी। हाँ, इसके साथ में कुछ रिएक्शन है हीट के आधार पर, हीट उष्मा के आधार पर, उष्मा के आधार पर दो प्रकार की अभिक्रिया होती है बच्चों। एक होती है उष्मा शोषी और एक होती है उष्मा क्षेपी। बहुत बार इनमें सस्पेंस हो जाता है दिमाग से, तो आप इसको कैसे याद करें? बहुत सिंपल सा है, एक को याद कर लो, शोषी यानी अवशोषित करना। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो अभिक्रिया के दौरान उष्मा अवशोषित हो जाएगी, उष्मा खर्च हो जाएगी। जो पात्र में हम अभिक्रिया करवाएंगे ना, उस पात्र को आप देखोगे अभिक्रिया के बाद तो पात्र पहले की तुलना में ठंडा हो जाएगा दोस्तों। तो हम उसको कहते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी अभिक्रिया के अंदर मैंने आपको बताया था, इसमें जो एग्जाम्पल होंगे ना उष्मा शोषी में, जितनी भी अपनी वियोजन अभिक्रियाएं थी, वियोजन अभिक्रिया, उनके तीनों एग्जाम्पल किस में आएंगे बेटा? उष्मा शोषी में आएंगे, क्योंकि हम उसमें वियोजन अभिक्रिया में बंध को तोड़ने के लिए बाहर से एनर्जी देते हैं, तो वो एनर्जी खर्च होती है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, उष्मा शोषी में वो सारे एग्जाम्पल आप वियोजन रिएक्शन के यहाँ पर यूज कर सकते हैं। उष्माक्षेपी की अगर बात करें, उष्माक्षेपी, तो इस उष्माक्षेपी का मतलब हो गया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान उष्मा अभिक्रिया में से बाहर निकलती हो। कोयले का दहन है, आप जब करते हो, कार्बन जलता उसमें, ये रिएक्शन जब होगी तो आपको CO2 तो मिलेगी, लेकिन साथ में हीट भी मिलेगी, साथ में उष्मा भी मिलेगी। तो यह अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया हुई? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। मीथेन का दहन करवाएं, मीथेन प्राकृतिक गैस का दहन जिसे हम बोलते हैं प्राकृतिक गैस का दहन, तो इससे आपको कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलेगा और साथ में आपको हीट मिलेगी। जब आप लकड़ी को जलाते हैं तो आप देखते हैं कि अपना लकड़ी जब जलती है तो उससे राख और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बनती है, कार्बन जलता है, लेकिन उसके साथ में आपको उष्मा भी मिलती है जिससे आप खाना पका लेते हैं। तो उष्मा निकलती है उन अभिक्रियाओं में, उन्हें कहते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। और जिनमें उष्मा खर्च होती है, जैसे वियोजन अभिक्रिया जितनी भी थी, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ेंगे आप, तो इसको तोड़ने के लिए आपको हीट देनी पड़ती है। त्रिभुज का चिन्ह लगाते हैं अपन, तीर के चिन्ह पे, कि उष्मा दे रहे हैं, और एक कैल्शियम ऑक्साइड चूना पत्थर और CO2 में टूट जाता है। तो इस अभिक्रिया में उष्मा की आवश्यकता पड़ी, इसलिए उष्मा शोषी अभिक्रिया है। यहाँ उष्मा अभिक्रिया के दौरान निकल रही है, हमें प्राप्त हो रही है, उत्सर्जित हो रही है, इसलिए उष्मा क्षेपी। इंग्लिश में इसको उष्मा शोषी को कहते हैं एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक, और ये होती है एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडो का मतलब अंदर उष्मा की आवश्यकता हो और एक्सो का मतलब उष्मा बाहर निकलती हो। तो ये थी अपनी रिएक्शन उष्मा के आधार पर दो प्रकार की, उष्मा शोषी और उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, लगभग रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार लगभग कंप्लीट हैं। आप लोगों को अब इसमें कोई समस्या आनी नहीं चाहिए। सारे आपके जितने भी इसमें टॉपिक होने थे वो सारे लेसन बना दिए हैं, आप इनको पढ़िए। जनरल साइंस की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए और 10th क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी रिएक्शन कहीं भी आपसे पूछी जा सकती है। इसके बाद इसमें लास्ट में एक शब्द है संक्षारण। संक्षारण यानी कोरोजन। कोरोजन जो है संक्षारण।
क्षारण का मतलब समझिए, जब भी कोई धातु किसी अम्ल या नमी के संपर्क में आती है तो वह अपनी हानि कर लेती है, अपना क्षय कर लेती है। धातु का अम्ल और नमी के संपर्क में आने पर होने वाला क्षय ही क्या कहलाता है? क्षारण कहलाता है। क्षय बोले तो हानि, और ये होती है धातु की। किसकी होती है? धातुओं की होती है बच्चों। किसकी होती है? धातुओं की होती है। क्षारण धातुओं का होता है। ठीक है, इसके कुछ विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल अपन फिर पढ़ेंगे धातु और अधातु वाले पाठ में, वहाँ पर उसको समझेंगे। क्षारण की डेफिनेशन थोड़ा याद रखिए आप। जैसे लोहे पे जंग का लगना है, लोहे पर जंग का लगना, ये भी एक एग्जाम्पल है। जो लोहा होगा वो ऑक्सीजन वायुमंडल में और नमी से क्रिया करेगा, और इनसे क्रिया करके Fe2O3.3H2O, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ जंग। Fe2O3 3H2O, ये आपकी रिएक्शन जो है वो किसकी रिएक्शन है? क्षारण की रिएक्शन है दोस्तों। किसकी रिएक्शन है? क्षारण की रिएक्शन है। समीकरण को संतुलित करना होगा तो देखिए, इधर हाइड्रोजन 3 दूनी 6 है, यहाँ पे 2 है तो 3 दूनी 6 हो गया। और आप देख रहे हैं कि जो ऑक्सीजन है वो 3 और 2 5, और इधर 3 और 3 6 हो गया। अपन इसको 2 कर देंगे, आयरन 2 हो जाएगा। अगर अपन इसको 3 और 3 6 को 2 करें तो 12 हो जाएगा। ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन इस तरह से संतुलित नहीं होगा दोस्तों। ये आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस H2O रिएक्ट करके, और Fe2O3 2H2O इस तरह से एक रासायनिक अभिक्रिया है बच्चों। आयरन ऑक्सीजन वायुमंडल में, और देखिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता है? लोहे की तो है, उसके साथ में ऑक्सीजन होनी चाहिए, और नमी बहुत जरूरी है। आप किसी चीज को पानी में डाल दो, इतनी जल्दी जंग नहीं लगेगी, बहुत स्लो लगेगी, जबकि उस नमी की वजह से जल्दी, नमी के रूप में, इसलिए जो जल है वाष्प के रूप में होता है, इसकी स्टेट है गैस। ठीक है, और इससे बनेगा Fe2O3 2H2O। तो ये जो सूत्र है आपका बेटा, ये है जंग का फॉर्मूला। ठीक है, तो इस प्रकार से क्षारण की क्रिया होती है, लोहे पर जो जंग लगती है वो। अब आप देखिए, इसके साथ में एक है कि लोहे को जंग से बचाना हो तो हम इसके ऊपर कलर वगैरह कर देते हैं, ताकि वायुमंडल की जो नमी और ऑक्सीजन है वो सीधे लोहे के संपर्क में ना आए। इसके बाद लास्ट इसमें विकृत गंधिता, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। विकृत गंधिता, विकृत गंधिता जो है वो क्या होती है? जितने भी पैकिंग के फूड्स आते हैं, पैकिंग के खाने का जो भी पदार्थ होते हैं, जो पैकिंग में होते हैं, पैक किए होते हैं थैली वगैरह में, डिब्बे वगैरह में, उनके अंदर ये पाई जाती है। ये जितने भी वसा तथा तेल को लंबे समय तक जब उनको हम पैक रखते हैं तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके उनका ऑक्सीकरण हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, और उनका स्वाद और गंध बदल जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता जितने भी पैकिंग वाले वसा व तेलीय जो पदार्थ होते हैं उनकी विकृत गंधिता की शिकायत उनमें आती है, और लंबे समय तक इनको विकृत गंधिता से बचाए रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि विकृत गंधिता से बचाए रखने के लिए पैकिंग के सामान जो होते हैं उनमें पैकिंग करते वक्त उनके साथ में कौन सी गैस भरी जाती है? तो बच्चों ये N2 नाइट्रोजन गैस, क्योंकि ये अक्रिय होती है, कोई रिएक्शन नहीं करती नाइट्रोजन गैस, इसलिए N2 गैस भरी जाती है, ताकि वो काफ़ी लंबे समय तक क्या हो सके? विकृत गंधित होने से बच सके। उनकी जो रेनसिडिटी है, रेनसिडिटी से वो बच सके। नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि खाद्य पदार्थों को पैकिंग करते वक्त उनके साथ में कौन सी गैस विकृत गंधिता को रोकने के लिए, उनको सही मतलब खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? तो वो है नाइट्रोजन गैस। क्यों भरी जाती है? उसका कारण ये अक्रिय होती है, ये
वसाओ तेल के साथ कोई रिएक्शन नहीं करती है। अगर ये नाइट्रोजन गैस निकल गई, वायुमंडल की गैस अगर वहाँ चली गई तो ऑक्सीजन जैसे ही वहाँ जाएगी, ऑक्सीजन उसका ऑक्सीडेशन करवा देगी। ऑक्सीजन उसका क्या कराएगी? ऑक्सीडेशन करवा देगी। ऑक्सीडेशन होते उसमें विशेष प्रकार की गंध और बदबू आने लगेगी, जिसके कारण हम कहेंगे कि वो क्या हो चुके हैं? विकृत हो चुके हैं, अर्थात उनकी गंध खराब हो चुकी है। इसे कहते हैं विकृत गंधिता। सिंपल सा है, शब्द ही है विकृत, यानी खराब होना, गंधित यानी गंध, यानी उनकी जो विशेष गंध आने लग जाए उसमें, तो समझिए हो गया विकृत गंधिता। तो इस प्रकार से बच्चों ये अपना लेसन था, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं थी, उनसे संबंधित सारी बातें हमने की हैं। आप बड़े ध्यान से इस पाठ को कंप्लीट पढ़ने की कोशिश करें। ये जो पाठ है लगभग 8 या 7 नंबर के आसपास का, भी मुझे कंफर्म तो नहीं है, 10वीं बोर्ड के अंदर है। आप इसकी अच्छी तैयारी करें और अगले लेक्चर के लिए आप लोग इंतज़ार करें। डेली आपको एक लेक्चर ज़रूर मिलेगा, तब तक के लिए इंतज़ार करें। सभी वीडियो को बार बार देखें ताकि आपकी स्टडी अच्छी हो जाए। आज 26 जनवरी का दिन है। मैं आप सभी बालकों को, जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, उन सभी को मेरी ओर से इस गणतंत्र दिवस 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत।